अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम अली है और मैं यहाँ आपके साथ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चैनल अली हरर में। उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम परस्तार और सब्सक्राइबर्स वो दुनिया में कहीं भी हों खैरियत से होंगे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वो मुझे सैयद को मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स अता फरमाए। उमर अली मेरी फैमिली को, हम सबको सेहतमंद रखे, हमारे कामों में आसानियां फरमाए और हमारी जो भी मुश्किलात परेशानियां हैं उनको ख़त्म फरमाए। अगर आप में से किसी ने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर हो सके तो इस वीडियो को लाइक करके अब हम चलते हैं आज की पहली कहानी की तरफ। गाइस, अक्सर यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, हॉस्टल्स, कॉलेजेस के बारे में मैं आपके साथ कहानियां शेयर किया करता हूं। आज की यह कहानी एक सरकारी यूनिवर्सिटी की कहानी है और ये उस दौर की कहानी है जब शहरयार आलम साहब कराची यूनिवर्सिटी के एक हॉस्टल में मुकीम हुआ करते थे। ये बताते हैं कि मेरा ताल्लुक क्योंकि एक दूसरे शहर से था तो मैं हायर स्टडीज़ के लिए या मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए न सिर्फ मैंने कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था बल्कि वहीं मौजूद जो हॉस्टल्स हैं उधर ही एक कमरा हासिल कर लिया था। अब जो लोग कराची यूनिवर्सिटी के बारे में जाना करते हैं तो आपने देखा होगा कि जब आप कराची यूनिवर्सिटी में मस्कन वाले रास्ते से दाखिल होते हैं तो शुरू में यानी कुछ देर चलने के बाद कुछ हिस्सा हॉस्टल पर मुश्तमिल है और ज्यादातर वहां पे फॉरेन से आने वाले स्टूडेंट्स रुका करते हैं। खैर, उस जगह से कुछ फासले पर मेरा रूम या हॉस्टल मौजूद था। संगीत, यह जो हॉस्टल था यह सेकंड फ्लोर पर मौजूद था और यहाँ से बालल आसानी जो बाहर का हिस्सा है यानी जो रास्ता है उस पर निगाह जाया करती थी। अगर आप गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में तो फिर भी रात के 8-9 बजे इवन के 10 बजे तक इक्का दुक्का स्टूडेंट्स आपको यूनिवर्सिटी के हर डिपार्टमेंट में दिखाई दिया करते हैं। लेकिन जैसे ही सर्दियां होती हैं या जैसे जैसे मामला सर्दी की तरफ जाता है तो देखते ही देखते न सिर्फ यूनिवर्सिटी का ये हिस्सा मुकम्मल तौर पे अंधेरे में डूब जाता है बल्कि स्टूडेंट की भी कोशिश हुआ करती है कि जिनके घर करीब मौजूद है या जो अपने घरों में रहा करते हैं क्लासेस लेने के बाद जल्द से जल्द अपने घरों के लिए रवाना हो जाए। खैर, मुझे अच्छी तरह याद है कि वैसे ही एक सर्द तरीन रात थी। रात के तकरीबन 9:30 10 बजे का टाइम था। मैंने संगीत खाना वगैरह खाया। खाना खाने के बाद सामने जहां पर मेरी टेबल मौजूद थी मैं वहां पर पढ़ने की गी से आकर बैठ गया। अब जहां पर यह टेबल लगी हुई थी इसके साथ ही एक खिड़की मौजूद थी संगीत, और इस खिड़की के जरिए सामने यानी जो रास्ता है वह दिखाई दिया करता था। यह एक मुकम्मल तौर पे सुनसान और वीरान रास्ता था। यह जो रास्ता था इसके दोनों एतराफ में क्या था, दरख्त मौजूद थे और सच्ची बात यह है कि इस तरह देखने से मैं रात में अक्सर कतराया करता था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी नज़र किसी भी ऐसी चीज पे, ऐसी मखलूक पे पड़े संगीत कि मेरा इस हॉस्टल में इस कमरे में अकेले रहना मुहाल हो जाए। लेकिन कभी कभी आप जिस चीज से या जिन वाकयात से, जिन मामलात से भागना चाहते हैं वह आपका ताकुब ऐसे कर रहे होते हैं जैसे कि वो आपका ही इंतजार कर रहे थे। खैर, वैसे ही बैठे बैठे किताब के ऊपर से नजर हटी। एकदम से एक ठंडी हवा का झोंका मेरे पास से आकर गुजरा। जैसे ही यह हवा खिड़की के रास्ते मेरे कमरे के अंदर दाखिल हुई तो अल्टीमेटली मेरी निगाह खिड़की और फिर बाहर उस कॉरिडोर की तरफ पड़ी या उस रास्ते की तरफ पड़ी जो कि मेरे सामने अंधेरे में डूबा हुआ था। एक लम्हे के लिए यानी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे उस अंधेरे वाले रास्ते में कोई सफ़ेद कलर के लिबास में चलता हुआ आगे बढ़ रहा है। हैरानक तौर पे उसके हाथ में कोई किताब या इस तरह की चीज़ें मौजूद थीं और बज़ाहिर देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कोई लड़की इन किताबों को अपने सीने से लगाए थामे हुए आगे बढ़ती चली जा रही है। वैसे ही सफ़ेद कलर का लिबास था, बहुत ही गोरा सा उसका चेहरा था, लेकिन हैरानक तौर पर उसके चेहरे के ऊपर जो आंखें मौजूद थीं इनमें कुछ अजीब सी लाल सी रोशनी सी मुझे दिखाई दे रही थी। इस चेहरे के साथ जो उसके बाल मौजूद थे वह इस कदर लंबे, इस कदर बड़े बाल थे कि बाकायदा ऐसा लग रहा था जैसे उसके घुटनों तक मौजूद हो। लड़की की जो चाल ढाल थी यह कुछ अजीब थी। ऐसा लग रहा था जैसे लड़खड़ा के या फिर कुछ अजीब तरीके से जानवरों की तरह यह चलती हुई आगे बढ़ रही है। खैर, मैंने दोबारा ऊपर से नीचे तक जब इसके ऊपर गौर किया तो अब बाकायदा ऐसा लगा जैसे उस लड़की का ध्यान मुकम्मल तौर पे मेरी तरफ मौजूद है
और उसके पांव मुझे कुछ अजीब से मुड़े हुए या टेढ़े से दिखाई दे रहे थे। यकीनन उस लड़की की आंखें अब मेरे ऊपर मौजूद थीं और मैं भी मुसलसल उस लड़की को देखता जा रहा था। खैर, मैंने उसके ऊपर जब तीसरी बार गौर किया तो हल्की सी रोशनी जो कि उसके पांव के ऊपर पड़ रही थी, शायद ये बाहर की तरफ से जो रोशनी आ रही थी वह थी। और जब मेरी इस रोशनी में उस लड़की के पांव की तरफ नजर पड़ी तो दूर से देखने पर ही कुछ अजीब से लंबे से मुड़े हुए से पैर थे, जैसे कि उसकी उंगलियां आगे के बजाय पीछे की तरफ मौजूद हो। बस यह वो लम्हा था जिस लम्हे मुझे अंदाजा हो चुका था कि मजीद अगर मैं बाहर झांकता रहूंगा तो हो सकता है यह जो भी मखलूकें जिसके उल्टे पैर थे यह अगले ही लम्हे मेरे कमरे के अंदर मौजूद होंगी। मैंने अगले ही लम्हे जल्दी से खड़े होकर खिड़की को बंद किया और जो भी कुरानी आयात मुझे आया करती थी मैंने उनकी तिलावत करना शुरू कर दी। लेकिन देखते ही देखते मेरे पूरे जिस्म पर न सिर्फ शदीद खौफ तारी हो चुका था बल्कि ऐसा लग रहा था मेरा जिस्म अब तपना शुरू हो चुका है। यकीनन इस वाक्य के बाद मैं तकरीबन 8 या 9 दिन तक शदीद बीमार रहा। इस दौरान में मैं मुख्तलिफ कुरानी आयात पढ़ता, अपने ऊपर दम किया करता और जो भी मेडिसिन्स थी मैं उनको भी साथ साथ खाता जा रहा था। अल्लाह का शुक्र है कि 101 दिन के अंदर अंदर मेरी तबीयत संभली और उसके बाद से मैंने रात में पढ़ना या बाहर जागना मुकम्मल तौर पे तय कर दिया था। ये रमीज साहब ने भेजी है। ये बताते हैं कि इनका जो बेसिकली ताल्लुक है वो इंडिया से है और इंडिया में ये दिल्ली में रहा करते हैं। ये जो स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, ये जो वाकया पेश आया था वो इनके दादा के साथ पेश आया था। इनके दादा का नाम सलीम था और इनके दादा के एक बहुत अच्छे दोस्त थे, उनका नाम फारूक हुआ करता था। कोशिश करेंगे कि यह जो स्टोरी है वह इनके दादा की ही जबानी सुने, संगीत, ताकि हमें समझने में आसानी हो सके। यह 1973 की बात थी। मेरे दोस्त फारूक के यहाँ बेटे की विलादत हुई और जब उसके यहाँ बेटे की विलादत हुई तो उसने सबसे पहला खत मुझे लिखा और जब मुझे उसका ये खत मौसूल हुआ तो मेरा दिल चाहा कि मुझे पंख लग जाए, मैं किसी तरह उड़ता हुआ या जैसे भी अपने इस दोस्त की खुशी में शामिल हो सकूं। खैर, प्रैक्टिकली ये सब पॉसिबल नहीं था, लिहाजा मैंने प्लान किया और मेरा प्लान ये था, संगीत, कि मैं अपने दोस्त के पास विजिट करूंगा, उसके शहर जाऊंगा, उसको मुबारकबाद दूंगा और उसको बगैर बताए जाऊंगा ताकि उसको सरप्राइज कर सकूं, उसकी खुशी में शामिल हो सकूं। संगीत, मैंने खुशी खुशी जाके ट्रेन का टिकट बुक किया। मैं बहुत ज्यादा खुश था, बहुत एक्साइटेड था और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो मेरे शहर से उसके शहर का सफर है वह रात को तकरीबन 8 बजे तक तमाम हो जाएगा और मैं खैरियत से 9 बजे तक उसके घर पहुंच जाऊंगा। जब मैंने सफर का आगाज किया तो बज़ाहिर ऐसा नहीं लग रहा था कि मौसम आड़े आएगा, लेकिन जैसे जैसे सफर बढ़ता चला गया या मंजिल की तरफ बढ़ते चले गए वैसे वैसे बादल चारों तरफ छा चुके थे। शदीद बारिश हो रही थी और यह जो ट्रेन थी इसका टाइम पर पहुंचना बज़ाहिर मुश्किल लग रहा था। और कुछ देर बाद ऐसा ही हुआ कि ट्रेन रास्ते में रुक गई। जब ट्रेन रास्ते में रुकी तो तकरीबन 3 से 3:30 घंटे तक रुकी रही और उसके बाद फिर चली और जब दोबारा ट्रेन चली तो अल्लाह अल्लाह करके रात के तकरीबन 1 से 1:30 बजे वो स्टेशन पर पहुंची। यह बिहार इंडिया का स्टेशन था। जब मैं स्टेशन पर उतरा तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके जो भी लोग इस स्टेशन पर उतरे थे देखते ही देखते सारे के सारे गायब हो गए। ऐसा लगने लगा कि जैसे उनको जमीन निकल चुकी है या आसमान खा चुका है। खैर, सबसे पहले मैंने कोशिश की कि मुझे कोई तांगा मिल जाए तो भले रात के इस पहर ही सही मैं अपने दोस्त के घर पहुंच सकूं, उसको सरप्राइज कर सकूं, उसकी खुशी में शामिल हो सकूं। काफी कोशिशों के बावजूद कोई तांगे वाला नजर ना आया। आहिस्ता आहिस्ता करके जितने भी लोग थे सारे के सारे बिहार के इस स्टेशन से जा चुके थे। रात के तकरीबन 2 बजे का टाइम था। इस रेलवे स्टेशन पे मैं अकेला मौजूद था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और शदीद सर्दी हुई थी। अब क्योंकि उस दौर में इतनी लाइट्स वगैरह नहीं हुआ करती थी तो ये जो रेलवे स्टेशन था मुकम्मल तौर पर तारीख में डूबा हुआ था। मैं कोशिश कर रहा था कि मुझे कोई ऐसी जगह नजर आ जाए जहां पर हल्की सी भी रोशनी हो। संगीत, मैं वहां जाकर बैठ जाऊं, जैसे तैसे करके सुबह का वेट करूं और जब सुबह हो जाए तो तांगा पकड़ के सीधा अपने दोस्त के घर पहुंच जाऊं। लेकिन मेरी बदकिस्मती कि मुझे कोई लाइट दिखाई ना दी। मैंने अपने आगे पीछे गौर करना शुरू किया और मैं तलाश करने लगा कि कहीं से मुझे स्टेशन मास्टर का कमरा नजर आ जाए, और अगर स्टेशन मास्टर का कमरा नजर आ जाए तो मैं उसके बाद जाऊंगा,
उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि बराए मेहरबानी मुझे रात अपने साथ गुजारने दे, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा वीराना है, बहुत ज्यादा अंधेरा है और इस तारीकी से मुझे खौफ महसूस हो रहा है। खैर, जैसे तैसे करके वो जो स्टेशन मास्टर था उसके कमरे के करीब मैं पहुंचा, और जब मैं वहां पर पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां पर ना स्टेशन मास्टर मौजूद है, ना उसका कोई नामो निशान है, और उसका भी जो कमरा था मुकम्मल तौर पे तारीकी में डूबा हुआ था। खैर, उसके कमरे के बाहर जो एक बेंच मौजूद थी, मैंने सोचा वहीं पर लेट जाता हूँ, वहीं पर कोशिश करता हूँ कि थोड़ी देर आग लग जाए ताकि मैं फ्रेश भी हो जाऊं और जब सुबह हो तो यहां से निकल जाऊं। ये बताते हैं कि मैं मुसलसल लेटा हुआ था, मुकम्मल तौर पर तारीकी थी। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि किसी कब्रिस्तान में, किसी वीराने में, किसी सहरा में मैं रात गुजार रहा हूं। यह बताते हैं कि मैं मुसलसल लेटा हुआ था, कोशिश कर रहा था कि मुझे नींद आ सके, और अल्लाह अल्लाह करके आधे घंटे के बाद मुझे नींद आ गई। खैर, अभी सोए हुए मुझे थोड़ी देर ही गुजरी थी कि मुझे एकदम से महसूस होना शुरू हुआ जैसे कि फिजा में कोई शोर हो रहा है, और उस शोर से मेरी आंख खुल गई। खैर, जब मैं उठकर बैठा, मैंने आगे पीछे का मुआयना किया तो मुझे अंदाजा हुआ कि मुसलसल 1 घंटी की आवाज़ें जो मुझे आ रही हैं, और शायद इसी घंटी की आवाज़ से मेरी आंख खुली है। मैं मुसलसल फॉलो कर रहा था कि जो घंटी की आवाज़ है वो कहाँ से आ रही है और ये किस चीज़ की है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे किसी जानवर के गले में आम तौर पर जो घंटी बांधी जाती है उसकी आवाज़ है, लेकिन अगर यह उस जानवर के गले में पहनी हुई घंटी की आवाज़ थी तो वह जानवर क्यों नजर नहीं आ रहा था। मैं मुसलसल फॉलो कर रहा था, कभी आवाज़ सीधे हाथ की तरफ से आती, कभी आवाज़ उल्टे हाथ की तरफ से आती। जहां से भी आवाज़ आती मैं उस तरफ देखता, लेकिन मुझे कोई नजर नहीं आता। मैं क्योंकि शदीद नींद में था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इस आवाज़ को सही तरह फॉलो नहीं कर पा रहा हूं, या मैं इस आवाज़ को समझ नहीं पा रहा हूं। संगीत। इसी दौरान में मुझे एकदम से हाजत महसूस हुई, और जब मुझे हाजत महसूस हुई तो मैंने आगे पीछे देखना शुरू किया कि वॉशरूम कहाँ पर मौजूद है। बज़ाहिर यहाँ पे कहीं भी वॉशरूम नजर नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा कि करीबी किसी जगह चले आता हूँ, किसी पेड़ के पास, किसी दीवार के पास, वहां जाकर फारग हो जाता हूँ। मैंने जगह को तलाश करना शुरू किया और बिल आखिर सामने मुझे एक पेड़ नजर आया। मैंने सोचा कि मैं वहीं जाता हूँ, वहां जाकर फारग हो जाता हूँ और वापस आकर यहीं बैठ जाऊंगा, इसी बेंच पर रात गुजार लूंगा। अब यह सोच के जैसे ही मैं पेड़ के पास जाकर बैठा तो मुझे महसूस हुआ कि पेड़ के दूसरी तरफ कोई खड़ा हुआ है और मुझे देख रहा है। इससे पहले कि मैं फरागत हासिल करता, मैंने देखा कि वहां पर एक औरत खड़ी हुई है जो कि बहुत ही हसीन और जमील है। उसने लाल कलर की साड़ी पहनी हुई है, उसके बहुत ही लंबे घने बाल हैं, और वह चुपके चुपके मुझे देख रही है और मुझे देख के मुस्कुरा रही है। अब ये बताते हैं कि जब उसने मुझे देखा मुस्कुराना शुरू किया तो एकदम से मैं खड़ा हो गया और मैं सोचने लगा कि आखिर यह कौन हसीनो जमील औरत है जो इतनी रात में इस वीरान स्टेशन पर मौजूद है। खैर, मैं जैसे ही उठा तो वो जो औरत थी, या वह जो हसीना थी, वो भागती हुई, लहकती हुई, सहकती हुई आगे की तरफ चली गई, और जैसे ही वो आगे की तरफ गई मैं उसको फॉलो करते करते उसके पीछे चलने लगा। मैं मुसलसल उसको फॉलो कर रहा था और मेरी कोशिश थी कि मेरी उससे बात हो सके, मेरा उससे मुकालमा हो सके, मैं उसके बारे में जान सकूं। एक अजीब सी उम्मीद थी जो कुछ सेकंड्स के अंदर मेरे दिल में उसके लिए पैदा हो चुकी थी। मैं उसको मुसलसल फॉलो कर रहा था, कभी वह एक तरफ जाती, कभी वह दूसरी तरफ जाती। वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बिल आखिर काफी जिद्दोजहद के बाद, काफी कोशिशों के बाद मैं उसके सामने खड़े होने में कामयाब हो गया, और जब मैं उसके सामने जाकर खड़ा हुआ तो वो जो लड़की थी, या वो जो हसीना थी, या वो जो नाज़नीन थी, वो मुस्कुराने लगी और मुस्कुरा मुस्कुरा के मुझे देखने लगी। और जैसे जैसे वह मुझे देख रही थी वैसे वैसे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने हवास खोता चला जा रहा हूं, उसके शहर में मुब्तला होता चला जा रहा हूं, और एक अजीब सी कशिश है जो मुझे उसके करीब जाने पर या उसको देखने पर मजबूर कर रही है। काफी देर तक वो मुझे देख के मुस्कुराती रही और ऐसा लग रहा था कि मुसलसल मुझ पर बिजलियां गिर रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके मैं अपने हवास खोता चला जा रहा हूं और उसके शहर में मुकम्मल तौर पर मुब्तला होता चला जा रहा हूं। इसी दौरानिये में यह बताते हैं कि इनकी नज़र उसके पैरों पर पड़ी। जब इनकी नज़र उसके पैरों पर पड़ी तो इन्होंने देखा कि वह जो औरत है, जो कि बहुत हसीन है,
बहुत जमील है, बहुत ही खूबसूरत है। उसके जो पांव हैं वह मुकम्मल तौर पर उल्टे हैं और बज़ाहिर देखने से ऐसा लगता है कि ये किसी इंसान के पांव नहीं हैं। इनके दादा बताते हैं कि हमने बहुत सारे किस्से कहानियों में अपने बड़ों से सुन रखा था कि जिसके उल्टे पांव होते हैं वह कोई इंसान नहीं होती, वह या तो चुड़ैल होती है या कोई डायन होती है। खैर, जैसे ही इनके जहन में यह सब आया वैसे ही वह जो लड़की थी जो अभी मुस्कुरा रही थी, देखते ही देखते उसके मुंह से खून टपकना शुरू हो गया। और जैसे ही उसके मुंह से खून निकलता हुआ इन्होंने देखा तो इनकी हालत गैर हो गई। इनको अंदाजा हो गया कि यह किसी चुड़ैल के या किसी डायन के चुंगल में फंस चुके हैं। ये वापस मुड़ना चाहते थे, वापस जाना चाहते थे, भागना चाहते थे, कुछ पढ़ना चाहते थे, लेकिन मुकम्मल तौर पर ऐसा लग रहा था कि इनका जो जिस्म है वह फ्रीज हो चुका है। ये वहां से ना हिल पा रहे थे, ना कुछ बोल पा रहे थे, ना कुछ कह पा रहे थे, ना कोई कुरानी आयत पढ़ पा रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता करके वो जो औरत थी या वो जो चुड़ैल थी इनके करीब आ रही थी, और जैसे जैसे वो इनके करीब आ रही थी ऐसा लग रहा था कि इनका दम निकल जाएगा। इनकी सांसें उखड़ने लगी थी और इनको अपनी मौत यकीनी नजर आने लगी थी। इसी दौरानिये में यह बताते हैं कि जैसे ही वह करीब बढ़ी मैंने जोर से एक चीख मारी, और जब मैंने चीख मारी तो उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों को देखा जो मेरे चारों तरफ खड़े हुए थे। उनमें एक बुजुर्ग भी मौजूद थे जो मुसलसल मुझे लुभान की ध्वनि दे रहे थे और कुछ ना कुछ पढ़ के मेरे ऊपर दम कर रहे थे। खैर, जब मुझे मुकम्मल तौर पर होश आया तो मुझे पता चला कि मैं उसी जगह पर जहां पर मैंने उस चुड़ैल को या उस डायन को देखा था वहीं पर गिर के बेहोश हो गया था। और सुबह जब स्टेशन मास्टर आया उसने मुझे वहां पर बेहोश देखा तो उसने बहुत सारे लोगों को जमा कर लिया। इनके दादा बताते हैं कि इनको शदीद बुखार हो चुका था। ये उसी बुखार की हालत में अपने दोस्त के घर गए। ये गए तो उसको मुबारकबाद देने थे, लेकिन वहां जाकर ये बीमार पड़ गए और तकरीबन 1 हफ्ते तक इनको शदीद बुखार रहा। अल्लाह अल्लाह करके इनकी तबीयत बेहतर हुई। जब इनकी तबीयत बेहतर हुई तो ये वापस अपने शहर में आ गए, और जब ये वापस आ गए तो इन्होंने तौबा कर ली थी कि इसके बाद ये कभी भी बिहार के उस रेलवे स्टेशन पर नहीं जाएंगे।